आपका स्वागत है आर्ट स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल में। मैं क्लास 12 के आर्ट सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास की सभी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। परंतु कंप्लीट तभी हो सकता है जब आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करेंगे। मैं आपको आर्ट सब्जेक्ट से जितने भी रिलेटेड डाउट हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जो आप लोग का ये वीडियोज रहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपको मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जितने भी वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो मान लीजिए मैं कोई चैप्टर 1 लेता हूँ, तो चैप्टर 1 में जो NCERT बुक में आपको चैप्टर 1 दिया होगा, उसमें जो पार्ट 10-10, 12-12 पेज के होते हैं, उनमें से जितने भी मोस्ट फैक्ट होंगे उन्हें मैं आपको लिख के अलग से पहले उसे प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद जो उसी पार्ट से रिलेटेड अन्य पार्ट जो आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो 2022 है ना, जो 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ, जिसमें जो लोग आर्ट का कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो कर सकें और अधिक से अधिक सहायता करें। और सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो सेंड करता रहूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी अर्थात हिंदी में जिसे राजनीति कहते हैं, राजनीति स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1, जिस पार्ट का नाम है शीत युद्ध का दौर, और राजनीति बुक 1 में बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। यहाँ पास समकालीन विश्व राजनीति आया तो मैं इसको पहले आपको बता दूं कि ये होता क्या है। प्रथम युद्ध तथा द्वितीय युद्ध और शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो इसके बाद 1990 के बाद जो समय चलता रहा राजनीति में उसे बोला गया समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, मतलब यहाँ पास विश्व की राजनीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी समकालीन विश्व राजनीति है ना, तो यह है क्या। आप अगर प्रथम विश्व युद्ध कहो, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ये जो तीनों युद्ध थे विश्व स्तर के थे। प्रथम युद्ध पूरे विश्व के झेल रहा था इसकी मार, द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व के साथ हो रहा था। विश्व के युद्ध का मतलब इधर ये है कि जब 3, 4, 5, 6 कंट्री एक साथ युद्ध लड़ने लगती हैं तो उसे हम विश्व युद्ध का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध खत्म हुआ, तो शीत युद्ध खत्म हुआ 1900 मानते हैं लोग कुछ 91-90, तो आपको मान चलना है 90-91 समथिंग, 1990-91 समथिंग ही ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो 1991, 92, 93 जो अभी चलता आ रहा है 2021-22, ठीक है, जितना भी आता जा रहा है ये कहलाएगा समकालीन विश्व राजनीति। मतलब जो विश्व में राजनीति इस समय हो रही है उसे हम लोग कहेंगे समकालीन विश्व राजनीति। तो ये पूरा का पूरा जो बुक रहेगा तो आप लोग को 1945 से स्टार्ट होगा, तो आज तक के बारे में तो हालांकि ना बताएगा ये, लेकिन आपको 2000 के समथिंग तक बताएगा। ठीक है, तो जो ये पूरी राजनीति चलेगी बुक 1 की, तो 1945 से लेकर 2000 तक चलेगी। जो दूसरी नंबर की बुक होगी वो भी चलेगी आपके संविधान निर्माण से लेकर 1947 से लेकर चलती जाएगी, और यही 2000, ठीक है, मनमोहन जी के समय काल यहाँ तक चलेगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर, तो हम लोग इसमें प्रथम विश्व युद्ध तो नहीं पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु इसकी आपको डेट बस याद रखनी है। ठीक है, हम लोग सीधे आएंगे शीत युद्ध में। ठीक है, आप लोग को जैसा दिख रहा होगा यहाँ पास, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शीत युद्ध के बारे में। और शीत युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा तो क्या आ जाएगा, समकालीन विश्व राजनीति। आई होप यू आप लोग को बहुत समझ में आया होगा कि इस बुक का नाम कैसे पढ़ा, समकालीन विश्व राजनीति। परंतु इस फर्स्ट नंबर वाले पेज को पढ़ने से पहले आप लोग अगर पेज नंबर पढ़िए 12, ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। पहले पेज नंबर 12, चलिए देखते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे एक मैप है, मैप में येलो कलर दर्शा रहा है, रेड कलर दर्शा रहा है और ग्रीन कलर दर्शा रहा है। इन तीनों कलर को हम लोग समझते हैं पहले।
येलो कलर, जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये है पहली दुनिया, जो रेड कलर दिख रहा है ये है दूसरी दुनिया, और जो ग्रीन कलर दिख पा रहा है वो है तीसरी दुनिया। यहाँ पास ऑस्ट्रेलिया भी, अगर इस मैप को आप सर्कल फॉर्म में लोगे तो ऑस्ट्रेलिया इधर साइड ही आएगा, है ना, इधर साइड ही आएगा, ठीक है। तो ये भी पहली दुनिया का ही भाग है। यहाँ पास आपको समझ में लेकिन यह ना आ रहा होगा कि पहली दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है। जब आप इस पार्ट को पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ। परिचय तो मैं दे चुका हूँ, स्टार्ट करते हैं पाठ को। दूसरे विश्व युद्ध का अंत। अब आप लोग के मन में तुरंत आ गया होगा कि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कब से हुआ और हम लोग अंत की बात करने लग गए। तो आपको नीचे एक डायग्राम बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला था ये युद्ध। अब आपको पता होगा कि अगर कोई भी युद्ध होता है, चाहे आपके घर में हो, गांव में हो, चाहे विश्व स्तर में हो, चाहे देश के स्तर में हो, अगर युद्ध होगा तो हमेशा दो लोग रहते हैं लड़ने के लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है तो इधर भी दो लोग होंगे लड़ने के लिए। तो इधर दो लोग हैं, एक है मित्र राष्ट्र और एक है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जब ये युद्ध लड़ता है तो उसे जीत मिलती है और धुरी राष्ट्र लड़ता है तो इसे हार मिलती है। मित्र राष्ट्र आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, आपको ये याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। अमेरिका, सोवियत संघ, आपको मैं सोवियत संघ के बारे में बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और जो फ्रांस थे ये मित्र राष्ट्र के साइड थे, और जो धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र के साथ थे जर्मनी देश, इटली देश, जापान देश। ये तीन देश थे किस साइड, धुरी राष्ट्र के साइड, और अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये थे मित्र राष्ट्र के साइड। इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था और मित्र राष्ट्र की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अभी आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है, तो मैं आपको अभी मैप में मैंने बताया था पहला या फर्स्ट दुनिया और सेकंड दुनिया, है ना, जो आप लोग का फर्स्ट वर्ल्ड है और सेकंड वर्ल्ड। तो यही है अमेरिका। अमेरिका के पाले में जितने लोग आ रहे थे वो सब कहलाते थे पहली दुनिया। सोवियत संघ में जो आ रहे थे उसे हम लोग बोल रहे थे दूसरी दुनिया, ठीक है। तीसरी दुनिया के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और फिर आगे। इसका जो विस्तार था दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार तक था। ये बोल रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ये केवल सीमित जगह पर नहीं था। ये तो देखो आप जैसे आपने ऊपर देश पढ़े, अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान ये सब लड़ रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत इसमें शामिल नहीं है, शामिल है परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ज़्यादा इसमें अपना जोर नहीं दे रहा है, इसका ज़्यादा क्षति नहीं होगी। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि कौन कौन से देश, चीन, म्यांमार, यहाँ तक सीमित था एशिया में। इससे ज़्यादा देश इसने कैच नहीं करा। द्वितीय विश्व युद्ध में ज़्यादा इसमें सहयोगिता नहीं दी थी। इस युद्ध की समाप्ति के बाद अब ये युद्ध, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि यह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से और ये ख़त्म कब हुआ, 1945 में। महाशक्तिशाली बनने की होड़ शुरू हुई। मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। 1945 में जैसे ही ये युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, तो दो बड़े देश आते हैं। एक आता है आपका अमेरिका, एक आता है सोवियत संघ। ये दोनों के बीच में महाशक्तिशाली बनने की होड़ शुरू हुई। होड़ शुरू मतलब मैं बनूंगा महाशक्तिशाली, मैं बनूंगा महाशक्तिशाली। महाशक्तिशाली मतलब अगर आप लोग से पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका, है ना। तो यही है होड़ स्टार्ट होती है कब, 1945 से। यही होड़ कहलाती है कौन, आपका जो पाठ का नाम था शीत युद्ध का दौर। तो जो शीत युद्ध कहलाता है ना, तो इसी को हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं, जो द्वितीय विश्व जैसे ख़त्म हुआ और 1945 में, तो 1945 से लेकर 1991 तक के, ठीक है, मैं आपको याद रखना 90-91 चलता रहता है। 1945 से लेकर चाहे 90 बोल दो, चाहे 1945 से लेकर 91 बोल दो। तो इस समय
जो भी दुनिया में चल रहा था, जो भी विश्व में चल रहा था, उसे हम बोलते हैं शीत युद्ध, और इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है कि कोल्ड वार कब से कब तक चला, तो 1945 से लेकर 1990 तक। ठीक है, तो ये क्यों चला, तो यहाँ पास जैसा लिखा हुआ है, महाशक्तिशाली बनने के लिए, महाशक्तिशाली बनने के लिए लड़ाई चली, जिसका नाम का था शीत युद्ध। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अमेरिका अपनी शक्ति को दिखाते हुए। अमेरिका सोच रहा था कि यार महाशक्तिशाली तो बनना है मुझे, तो अपनी शक्ति कैसे दिखाए, तो उसने क्या किया, जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और तथा दूसरा नागासाकी में 6 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया। 1945 6 अगस्त 1945 को क्या गिरा दिया, परमाणु बम। ये 2 शहर आपको याद रखने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 शहरों में उसने क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं कि अगर एक बार इसको जहाँ भी ब्लास्ट कर दिया जाता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, है ना, मतलब ऐसे दुगना मल्टीप्लाई के तौर पर ये इसके जो रिएक्शन होता है बढ़ता जाता है और लोगों को अपने आक्रोश में लेता जाता है। तो अमेरिका अपनी शक्ति दिखाता है कि विश्व में केवल मैं ही एक ऐसा देश हूँ जिसके पास परमाणु बम है। इसे दिखाने के लिए उसने परमाणु बम जापान के 2 शहरों पर गिरा दिया, हिरोशिमा में और नागासाकी में। कब गिराया, 6 अगस्त 1945 को। अब देखो अमेरिका क्या, अमेरिका जानता था कि जापान जो है, जापान बोल रहा था, जैसे कि आपने देखा ध्रुवीय राष्ट्र में जापान था और मित्र राष्ट्र में अमेरिका था। तो जापान बोल दिया कि जो हम लोग हार मान लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या बोल रहा है, हम लोग हार मान लेते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। जब जापान इस प्रकार बोल दिया तो अमेरिका को क्या परमाणु बम गिराने की जरूरत थी, नहीं, परंतु अमेरिका अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिरा दिया। ठीक है, यहाँ जो कारण बनता है किसके, शीत युद्ध का क्या बनता है, ये कारण बनता है। तो अभी हम लोग आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे कि कारण कौन कौन से थे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। अब सोवियत संघ, ये 2 देश हैं, पहले आपको एक बार फिर मैं मैप में दिखा देता हूँ ये सोवियत संघ क्या है और अमेरिका। देखिए, जो आपको ये येलो कलर से दिख रहा है, ये अमेरिका के खेमे में आ रहा है। जो ये लाल कलर से दिख रहा है, ये सोवियत संघ है। सोवियत संघ का मेन देश था रूस, ये वाला भाग। सोवियत संघ का मेन जो देश था वो कौन था, रूस, ये जो सबसे बड़ा देश। और पहली दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका। ये और ये दोनों महाशक्तिशाली बनने की होड़ में स्टार्ट हैं, और यही इन दोनों के कारण ही स्टार्ट होता है शीत युद्ध। तो हम लोग यहाँ पास जब बार बार बात करेंगे कि सोवियत संघ है ना, तो ये आप लोग के मन में तुरंत आ जाए कि जो रेड कलर से दिख रहा है ये सोवियत संघ है और ये अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सोवियत संघ, अमेरिका जब ये परमाणु बम गिरा देता है तो सोवियत संघ सोचता है कि इसको ऐसा लग रहा था, किसको, सोवियत संघ को, सोवियत संघ को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका चाहता है कि जो सोवियत संघ है वो एशिया तथा अन्य जगहों में अपने सैन्य तथा राजनीतिक लाभ से वंचित करना है। ऐसा सोवियत संघ सोच रहा है कि अमेरिका ये बम फोड़कर दर्शाना चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, तो जब इसको मैं डरवा दूंगा तो ये महाशक्तिशाली बनने से दूर हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर आप सामने वाले को डरा दो और सामने वाला अगर डर जाए तो वो दूर हट जाएगा। तो ऐसा अमेरिका ने किया, तो सोवियत संघ को ऐसा लगा कि ऐसा अमेरिका मेरे बारे में सोच रहा है, परंतु सोवियत संघ बोलता है मेरे पास भी ये परमाणु बम है, मैं उससे क्यों डरूं। तो ये दोनों क्या करते हैं, युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पास आपको पढ़ रहे होगे कि भैया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो ठीक है, इसका नाम रखना चाहिए तृतीय विश्व युद्ध, लेकिन शीत युद्ध क्यों रखा गया। तो ये इसलिए रखा गया क्योंकि शीत युद्ध का मतलब एक ऐसा युद्ध होता है जिसे बिना हथियार के लड़ा जाता है। बिना हथियार मतलब यहाँ पास हम लोग किसी प्रकार के तोप, तलवार, बंदूक, किसी चीज़ का भी है ना, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल अपनी मानसिक तर्क शक्ति का उपयोग करेंगे और मन से लड़ेंगे, है ना, किसी को नीचा दिखा के। तो जब इस प्रकार के युद्ध लड़े जाते हैं जिसमें हम लोग किसी प्रकार के हथियार को यूज नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा किसके किसके बीच में होता है, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ। जब भी सोवियत संघ आएगा तो सोवियत संघ जो ये संघ है, संघ मतलब क्या होता है, एक ग्रुप। तो इस ग्रुप में 15 देश शामिल थे, जिसमें सबसे बड़ा देश था रूस, और रूस की राजधानी थी मॉस्को। ठीक है, यहाँ पास अमेरिका है जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है, विपक्षी साइड से, और इसके राजधानी का नाम है वाशिंगटन DC। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध स्टार्ट होता है।
कब स्टार्ट होता है? 1945 से। अमेरिका द्वारा जो जापान में परमाणु बम गिराए थे ना, अमेरिका ने जब वो परमाणु बम गिराए तो बहुत छोटे थे, मतलब उतनी बड़े मात्रा या उनके उतना ज़्यादा वजन नहीं था जितना जैसे प्रेजेंट टाइम पर जो परमाणु बम है बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो उस समय के बम थे बहुत छोटे थे, इसलिए उसको जो उस समय के ज्ञाता थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया? लिटिल बॉय तथा फैट मैन। ये बहुत छोटे होने के कारण 15 से 21 किलोटन क्षमता वाले के थे, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया इन बमों को? लिटिल बॉय, है ना, फैट मैन नाम दिए गए। तो आपके दोनों नाम याद रखना, लिटिल बॉय, फैट मैन क्या है। तो आप लोग क्या बोलोगे? अमेरिका ने जो जापान में 6 अगस्त सन 1945 को परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर में, तो उन बमों का नाम रखा गया था लिटिल बॉय और फैट मैन। अब आगे बढ़ते हैं। दो ध्रुवीता विश्व का आरंभ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, दो ठो संगठन, दो ठो महाशक्तिशाली उभर कर आ रही हैं। एक कौन? अमेरिका वाली, और एक कौन सी? सोवियत संघ वाली। तो जो अब वो विश्व था पूरा का पूरा ना, देखो महाशक्तिशाली जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास शक्ति ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम 1945 के हिसाब से, तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग गुट बना लिया। एक पहला गुट और दूसरा गुट, या तो बोल दो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है। तो पहला गुट और दूसरा गुट, ठीक है, ये है आपका पहला गुट और ये है आपका दूसरा गुट। पहला गुट ने अपने गुट का नाम रखा नाटो। क्या नाम रखा? नाटो। आपको याद रखना है कब ये गुट बना? 1949 में बना। कितने देश शामिल है? 12 देश शामिल है। ये आपको याद रखना है कि पहले गुट ने अपना एक संगठन बनाया, गुट बनाया, जिसका नाम रखा नाटो। और कब स्थापना हुई इसकी? 1949 में। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। जो ये नाटो था, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला गुट नाटो का फुल फॉर्म है। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अगुवाई का मतलब होता है इसका जो मेन लीडर था कौन बना हुआ था? तो मेन लीडर था इसका अमेरिका। अमेरिका इसकी तरफ से अगुवाई कर रहा था। दूसरा गुट ने अपने ग्रुप का नाम रखा वारसा संधि, और ये कब बनाया? 14 मई सन 1955 को। ये आपको डेट दोनों याद रखनी है, एक नाटो की कि इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, कितने देश शामिल हैं। वारसा संधि की स्थापना कब हुई? 14 मई 1955 को। और कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल थे इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें 12 देश शामिल थे और इसमें 8 देश शामिल थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगुवाई इधर अमेरिका कर रहा था, इधर अगुवाई कौन कर रहा है? मॉस्को, रूस देश, ठीक है। तो आपको दोनों गुट याद हो गए होंगे, एक नाटो है, एक वारसा संधि है। ये 12 देश, ये 8 देश, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पास हम लोगों ने देखा कि ये अमेरिका, रूस, ये सब जगह तो लड़ाई वड़ाई चल रही हैं। क्या इसका भारत पर भी, अर्थात एशिया महाद्वीप पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा? तो हाँ, थोड़ा सा पड़ा था। जैसे इसमें आप देखो एशिया में ये मैप बना हुआ है, भारत है, बाकी देश सऊदी अरब है ना, पाकिस्तान, बहुत सारे, बर्मा, लाओस, वियतनाम, वियंतिया, चीन, इसमें बहुत सारे देश आ रहे हैं। इन सब में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। इस नीचे पॉइंट में लिखा हुआ है। सोवियत संघ का कहना था कि यूरोप के देशों में विस्तार करना है। जो सोवियत संघ बोल रहा था वो बोल रहा था यूरोप के देशों में विस्तार करना है। यूरोप के देश, एशिया में बात नहीं कर रहा वो बोल रहा है कि मुझे यूरोप के देश को लेना है ना, उसे अपने खेमे में ले लेना है, जिससे मेरी शक्ति मजबूत हो सके और मैं किससे लड़ सकूं? अमेरिका से। वही अमेरिका सोच रहा था कि मैं एशिया का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी दक्षिण हिस्सा देखो कौन कौन से, तो एशिया का पूर्वी, दक्षिण पूर्व, पश्चिम एशिया में कब्जा करने की सोच रहा था कि अगर ये मेरे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पास भारी मात्रा में क्या थे? पेट्रोल डीजल के भंडार थे अरब के द्वीपों में, ठीक है। और अपने भारत जैसे देशों में हर चीज़ सस्ते रेट पर और संसाधन बहुत ज़्यादा थे, कोयला था, तो सोच रहे थे कि मैं इसमें कब्जा करता हूँ। तो सोवियत संघ से क्या सोचा कि यूरोप के देशों में अपना कब्जा करना है, अपने अपने खेमे, जैसे आप संगठन मतलब क्या होता है कि शामिल करना। और वहीं अमेरिका क्या सोच रहा है कि मैं एशिया के देशों को कवर करूँगा। तो एशिया ने 2 ग्रुप बनाए, एक का नाम रखा सीटो, एक का नाम रखा सेंटो। सीटो और सेंटो। तो उन्होंने 2 संगठन बनाए। एक कौन सा? एशिया को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने 2 संगठन बनाए।
एक का नाम रखा सीटो और दूसरे का नाम क्या रखा, सेंटो। तो सीटे का फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बार बार दिखने को मिल रहा होगा, तो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो सीटो का फुल फॉर्म आप लोग अपने से एक बार रिवाइज कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पास एस का मतलब क्या है, साउथ, ई का मतलब ईस्ट, ए का मतलब एशिया, ट्री का मतलब ट्रीटी, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में स्थापना हुई। और सेंटो का फुल फॉर्म क्या, तो जो CEN है तो उसका मतलब है सेंट्रल, टी का मतलब ट्रीटी, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई सन 1955 में, ठीक है। के गठबंधन करना चाहता था और उन्होंने किया भी। किसने, अमेरिका ने 2 सीटो और सेंटो की स्थापना की, जो उसके संगठन थे। एक संगठन क्यों किया, एशिया का पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्व भाग, पश्चिम भाग को अपने कब्जे में करने के लिए। अब ये कब्जा क्यों कर रहे थे, आपको मैंने पहले बता चुका, पेट्रोल डीजल लेने के लिए, सैनिक सुविधा देने के लिए, ठीक है। वहाँ के जो संसाधन प्राप्त हो रहे थे उन्हें प्राप्त करने के लिए ये संगठन बना रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन यही बन जाता है कि बड़ी, जब वो महाशक्तिशाली हैं, जब वो अपने को बोल रही कि मेरे पास इतनी सारी शक्ति है, तो आखिर वो छोटे छोटे देश को क्यों मिला रही हैं। तो कारण क्या था, वो अपने अड्डे बनाना चाहती थी वहाँ पास। मान लो कि अगर 1 किलोमीटर आपके दोस्त का फ्रेंड है और आपके फ्रेंड का आपके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर घर है, तो आप क्या करो कि एक व्यक्ति को जासूस बनाओ, एक फ्रेंड और ले लो और उसके घर के बगल में रख दो कि तुम देखना ये क्या क्या करता है, तो जासूस की तरह वो काम करेगा। तो यहाँ पास ये अमेरिका तो दूर है, परंतु रूस से वो क्या है, दूर है। तो सोच रहा था कि यहाँ पास एशिया में मेरा कुछ कब्जा हो जाए, कुछ यूरोप में, तो वहाँ पास से मैं नज़र रूस के ऊपर रखा रहूँगा। इसी प्रकार सोवियत संघ भी छोटे छोटे देश को मिलाकर क्या कर रहे थे वो, कि अपने पास देश, अमेरिका के पास देशों में क्या कर ले, वहाँ पास कब्जा करवा के कि ये मेरे साथ संगठन बना हुआ है और वो जासूसी करेगा। तो इसलिए वो संगठन बना रहे थे। भारत व अन्य गुलाम देश, देखो अब 1947, 1945 सब इनकी बात कर रहे हैं अपन लोग। अब आपको पता है कि भारत देश आज़ाद कब हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ सन 1947 को, 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। तो भारत जैसे देश, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे ऐसे देश थे जो अभी अभी गुलामी से एकदम गुजरे थे, क्योंकि गुलामी कर रहे थे अभी तक अंग्रेजों की। तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर ये महाशक्तिशाली बनने के लिए होड़ में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, अगर हम लोग इन्हीं संगठनों के साथ दोबारा जुड़े आएंगे तो फिर हम गुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हम महाशक्तिशाली देशों के साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। कि भारत से अन्य गुलाम देशों ने क्या किया कि हम बड़ी बड़ी महाशक्तिशाली से नहीं जुड़ेंगे। तो जब आपको मैंने मैप दिखाया था तो आपको याद होगा एक तीसरा हरा कलर था जो कि दिखा रहा था कि तीसरी दुनिया। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक अलग संगठन बनाए। तो 3 महाशक्तिशाली हो गए, कौन कौन सी, एक नाटो वाली, एक वार्सा संधि वाली और एक है गुट निरपेक्ष। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो 3 दुनिया बन चुकी थी, बढ़ चुकी थी एकदम। अब ये कैसे बटी, मतलब इसका स्टार्ट कैसे हुआ, ये इसका बनना, है ना। तो नीचे वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना कि तीसरी दुनिया का कारण क्या था। 1950 के दशक, 1950 के दशक का मतलब ये नहीं कि 1950 की बात कर रहे हैं, 1950 के दशक की बात कर रहे हैं। दशक मतलब होते हैं 10 वर्ष, मैंने आपको पहले ही बता चुका था 11वीं में, ठीक है। लेकिन जो लोग नए हैं तो वो लोग फिर जाने। 1950 के दशक का मतलब ये होता है कि 1950 से जैसे 1941, 1942, 43, 44, है ना, 41 से लेकर 50 तक का समय। तो चीन तथा सोवियत संघ के मध्य, अब पहले क्या था कि चीन जो था और जो आपका सोवियत संघ था, ठीक है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा मिलती, मतलब इन दोनों एक दूसरे के साथ वस्तुएं आयात व्यापार बढ़िया करते थे, इन दोनों की बढ़िया चलती थी। परंतु भारत सोच रहा था मैं तो अभी अभी आज़ाद हुआ, मैं इसके साथ संगठन बनाने वाला नहीं हूँ। इन दोनों की बढ़िया मिली भगत थी कि मध्य भूभाग को लेकर अनबन हुई। आगे चलकर क्या हुआ, जब इन दोनों की मिली भगत थी तो इनके बीच में एक थोड़ा सा लड़ाई का एक कारण बनता है। कब, 1969 में। 1969 में होता क्या है, इन दोनों के मध्य छोटा सा युद्ध हुआ। किसके भी कारण युद्ध हुआ, जमीन के कारण हुआ। जो मंगोलिया वाला पार्ट आता है, आपने देखा होगा मैप में मंगोलिया तो आता है, तो उस पार्ट के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है ना। तभी चीन सोवियत संघ से अलग होने की बात करने लगता है।
इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना उभर कर आती है, जिस घटना का नाम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। तो गुट निरपेक्ष इसी के कारण बना तीसरी दुनिया, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ही क्या बना, तीसरी दुनिया। तो आप लोग ने तीन दुनिया के बारे में पढ़ लिया। आई होप यू आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब हम लोग बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की, क्योंकि हमने देख लिया कि 1950 के दशक में से तब से क्या चला रहा था कि चीन, बढ़िया रूस एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखे थे, है ना। परंतु आगे चलकर 1969 में क्या होता है कि ज़मीन के कारण इनकी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में एक आंदोलन उभर कर आता है जिसका नाम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं NAM। ठीक है। तो N का मतलब क्या है, नॉन, A का मतलब अलाइनमेंट, और M का मतलब क्या है, मूवमेंट, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह तय किया कि वह किसी भी महाशक्तिशाली देशों से न तो जुड़ेंगे, है ना, ना तो उनको खुशी में उनका साथ देंगे, ना तो उनका दुखी में, मतलब ना तो वो जुड़ने वाले हैं उनके साथ, ना तो उनका वो विरोध करेंगे। किनका किनका विरोध नहीं करेंगे, ना तो पहली दुनिया का विरोध करेंगे, ना जुड़ेंगे, ना दूसरी दुनिया का विरोध करेंगे, ना जुड़ेंगे। हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन। निरपेक्ष मतलब क्या होता है, अलग। गुट मतलब क्या होता है, संगठन। आंदोलन मतलब आंदोलन के तहत वो जमीन विवाद, है ना। तो जो गुट बना था वो सबसे अलग था, पहली दुनिया दूसरी दुनिया से ये बिल्कुल क्या था, अलग था। अब इस दुनिया को, इस गुट को बनाने वाला कौन था, मतलब इस गुट को बनाने की शुरुआत किसने की, तो भारत। तो याद रखना, भारत जो देश है इसका सबसे बड़ा समर्थक है, और मेन इसका लीडिंग काम कौन कर रहा था, भारत। जैसे आपने पढ़ा कि अमेरिका में जो नाटो संगठन था उसका लीड कौन कर रहा था, अमेरिका। जो वार्सा संधि थी इसका लीड कौन कर रहा था, रूस। इसी प्रकार गुट निरपेक्ष का तीसरी दुनिया का लीडिंग कर रहा, लीडिंग से लीडर बना हुआ था भारत। तो भारत के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा देश था, 5 देश थे, 5 देशों ने मिलकर किसको, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया। ठीक है। और इसका पूरा कार्यभार भारत संभालता था, याद रखना है आपको। तो उस समय भारत के PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, मिस्र। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बोरुस टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा। ये 5 देश हैं। कौन कौन, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना। ये 5 देशों ने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बनाने की ठानी। इन 5 देशों ने अपनी अपनी पूरी सैनिक व्यवस्था, हर चीज़ को देखते उन्होंने गुट की स्थापना कर दी। कब गुट की स्थापना कर दी, अप्रैल 1961 में। ये आपको डेट याद रखनी। अप्रैल 1961 में किसकी स्थापना हो गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हो गई। अगुवाई कौन कर रहा था, अगुवाई कर रहा था भारत, मतलब इसका जो मेन लीडर कौन बना हुआ था, भारत। महाशक्तिशाली क्यों, मतलब जो महाशक्तिशाली गुट था वो क्यों बनाते थे, कारण क्या था, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मतलब आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन में आगे पूरा क्वेश्चन की पूरी लिस्ट है ना, उसका विथ सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ साथ मैं उसे पूरा समझाऊंगा भी कि कैसे है, वो चीज़ आपको रट जाए। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, और जितने भी वीडियो हैं बेल आइकन दबा लेना है, जिसमें आपको जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके तक पहुँचते रहें। तो महाशक्तिशाली जो इतने, जैसे बोल रहे हैं कि अमेरिका में महाशक्तिशाली हूँ, रूस बोल रहा है मैं महाशक्तिशाली हूँ, तो जब तुम महाशक्तिशाली हो तो छोटे छोटे देश को क्यों मिला रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये छोटे छोटे देशों को मिला देते हैं। अब इन्हें आपको अच्छी तरह से सुन लेना है, याद हो जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। कारण, पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण संसाधन मतलब क्या होता है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम संसाधन बोलते हैं। तो जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, जितने भी ये पदार्थ थे ये छोटे छोटे देश के पास थे। जैसे भारत के पास कोयला है ना, अधिक मात्रा में, लोहा अधिक मात्रा में मिलता है। अरब वाली देशों में चले जाओ तो पेट्रोल डीजल आराम से मिल जाएगा, है ना। चाहे कितना भी महाशक्तिशाली देश क्यों ना हो, अगर उसके पास डीजल पेट्रोल नहीं है बताओ, तो क्या वो रूस से लड़ाई लड़ सकता, नहीं ना। तो कारण यही था छोटे छोटे देशों को मिलाना, कि उनसे हम खनिज, तेल ये सब ले लेंगे। आखिर जो देश जुड़े क्यों, तो याद ये बताओ आप लोग, महाशक्तिशाली देश तो हम जान गए, छोटे छोटे देश क्या सोच रहे हैं कि बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं, है ना। अगर हम किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आगे चलकर क्या होगा कि हमारी सहायता कोई नहीं करेगा।
तो इसलिए छोटे छोटे जो देश थे वो डर के मारे बड़े बड़े देशों के साथ, जो महाशक्तिशाली के साथ जुड़ जाते थे। उनके पास तीन ऑप्शन थे, या तो नाटो के साथ मतलब अमेरिका, या तो वार्षा संधि अर्थात सोवियत संघ रूस के साथ, या तो तीसरी दुनिया का कौन, भारत, ठीक है, घुटनेर पे इनके साथ जुड़ना था। इसलिए वो क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। दूसरा कारण था भू क्षेत्र की सहायता के हथियार व सैन्य का संचालन। अब क्या हुआ करता था कि जब वो छोटे छोटे देश को अपने सीमा में वो कब्जा में कर लें कि तुम हमारा साथ दोगे, तो वहाँ पास क्या करें कि सेना का संचालन कर ले, वहाँ पास अपनी सेना की टुकड़ी रख दे, ठीक है। तो सैन्य ठिकाने बनाने का तीसरा कारण, जैसे यहाँ पास लिखा है सैन्य ठिकाने, जिससे जासूसी कर सकें। तो वो कारण क्या था कि पहला कारण आपने पढ़ा कि तेल खनिज मिल जाता था। दूसरा कारण क्या पढ़ा कि वहाँ से हथियार जो देश बनाया करते थे उनसे हम खरीद लिया करते थे सस्ते दामों पर। तीसरा कारण क्या था, सैन्य के ठिकाने, है ना, सेना को भेज दें बड़े बड़े देश, और वहीं पास क्या करें, भेजने के बाद उन देशों में अपने अपने कुछ व्यक्ति को भेज दे जो जासूस हुआ करते थे, और वहाँ की जासूसी कर करके अमेरिका को भेजते थे, जो रूस के जासूस हुआ करते थे वो रूस को भेजा करते थे। इसलिए वो छोटे छोटे देशों को शामिल किया करते थे। चौथा आर्थिक मदद, और पांचवा विचारधारा। मतलब ये सारे के सारे कारण थे जिनके कारण महाशक्तिशाली देश छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल किया करते थे। आर्थिक मदद मतलब इधर क्या होता था कि आखिर वो छोटे देश क्यों जुड़े, तो छोटे देश को बड़े बड़े देश बोला करते थे कि अगर जैसे मान लो अमेरिका है, ठीक है, तो छोटे छोटे देश से बोले कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो तुम पर आने वाले जितने भी संकट होंगे मैं पूरी मदद करूंगा, मैं खाने को तुम्हें दूंगा, मैं पूरी गाड़ी का वाहन, जितने भी खर्चे आएंगे कौन देगा, पूरा का पूरा अमेरिका देगा। इसलिए छोटे देश लोभित होकर आ जाया करते थे और बोलते थे चलो बढ़िया फैसिलिटी अगर ये दे रहा है हम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी सेफ्टी रहेगी, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, इस प्रकार की बात क्या करते थे। इसलिए छोटे छोटे देश को अपने महाशक्तिशाली अपने देशों में ज्वाइन कर लिया करते थे। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर कहीं ध्यान और हो तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए अपना ध्यान और इसको अच्छी तरह से पढ़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यूबा मिसाइल संकट है क्या? क्यूबा मिसाइल संकट, तो पहले मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ और मैप से आप लोग समझिए कि क्यूबा है क्या। ये आपको भाग दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये है क्यूबा, ठीक है। और आप लोग इसे देख पा रहे होंगे कि ये अमेरिका के जस्ट नीचे है, ठीक है। अमेरिका के ये कहाँ है? जस्ट नीचे। और रूस से ये क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है, रूस से बहुत ज़्यादा दूर है, परंतु अमेरिका के नीचे है। तो अगर आप लोग से मैं पूछूं कि क्यूबा को किसके साथ होना चाहिए, अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ, तो जब तक तीसरी दुनिया नहीं बनी थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब तीसरी दुनिया नहीं बनी थी तो आप लोग को तुरंत आंसर आएगा कि भैया ये अमेरिका के साथ होना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास में है, परंतु गलत, ये रूस के साथ था, ठीक है। अब आप लोग हमें बताइए कि अगर ये रूस इसको अपने संघ में शामिल क्यों कर रहा है, तो कारण कि ये अमेरिका के पास में है, यहाँ पास हम अपने जासूस भेज देंगे, सैनिक टुकड़ी भेज देंगे, तो यहाँ पास मिसाइल रख देंगे तो हम इसको डरवाते रहेंगे। हालांकि हथियारों से युद्ध लड़ना नहीं था परंतु डरवा सकते थे। तो ये जो रूस था यहाँ पास इसका कब्जा था, ये इसका सपोर्ट कर रहा था क्यूबा देश, अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यही है क्यूबा मिसाइल संकट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो अमेरिका के नीचे कौन सा देश है? क्यूबा, जिसकी राजधानी का नाम है हवाना, ठीक है। तो इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, तो इस जो क्यूबा मिसाइल संकट है ना, तो शीत युद्ध हम लोग किसे बोलते हैं? दो महाशक्तिशालियों के बीच में जो बातों बातों में लड़ाई हो रही थी उसे हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु मतलब ये क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि दो पड़ोसन में लड़ाई हो रही है और ये इसको
अनाप शनाप कर रहे हैं, सामने वाला उसको कुछ गलत बातें बोल रहा है, परंतु एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर एक दो नहीं बोलते कि हद में बस, अब ज़्यादा नहीं है, और अगर किसी ने ज़्यादा बोल दिया तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो चरम बिंदु उसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो क्यूबा का मिसाइल संकट था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, है ना। चरम बिंदु मतलब जब ये हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया को कि बस अब युद्ध होकर ही रहेगा इन दोनों के बीच में, अब कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। अब ये शीत युद्ध कब हुआ, ठीक है, जो ये क्यूबा का मिसाइल संकट वो कब हुआ, तो 1962 में। कब हुआ, 1962 में हुआ। ये किसके किसके बीच में होता है, अमेरिका देश, क्यूबा देश और सोवियत संघ। अमेरिका के नीचे आता था क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना, और सोवियत संघ का ये साथी था, परंतु अमेरिका का साथी नहीं था। तो 2 अप्रैल 1961, ठीक है, आपको याद रखना है, 2 अप्रैल सन 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट आता है। अमेरिका के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। अब यहाँ पास आप लोग की कहानी की तरह एकदम पढ़ते चलना और याद हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है समझना। जो सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के जस्ट नीचे साइड क्यूबा देश है, तो सोवियत संघ के यहाँ के जो राजनेता थे निकिता क्रुश्चेव, है ना, उनको डर लग रहा था कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि क्यूबा एक छोटा देश था, मैं उसकी जल्दी सहायता कर नहीं सकता। ऐसा कौन सोच रहा है, सोवियत संघ, यहाँ के नेता सोच रहे हैं कि कहीं अमेरिका उस पर हमला ना कर दे, या तो किसी प्रकार अपनी शक्ति का ज़्यादा प्रदर्शन ना कर दे, ठीक है। अगर शक्ति का प्रदर्शन कर देता है वो, तो मेरे को हानि होगी, ठीक है। ऐसा कौन सोच रहा है, सोवियत संघ के नेता लोग सोच रहे हैं। और अगर ये ऐसा कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तख्ता पटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तख्ता पटल। तख्ता पटल का मतलब इधर ये होता है कि एक, जैसे मान लो कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे इधर फिदेल कास्त्रो बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तख्ता पटल मतलब क्या होता है, फिदेल कास्त्रो हट जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति बैठ जाएगा, और जो अन्य व्यक्ति बैठेगा, अगर अमेरिका आक्रमण करेगा तो अमेरिका अपनी सहभागिता से, मतलब जो अमेरिका के नागरिक, जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर JF कैनेडी को जो पसंद होंगे, उसे अपने क्यूबा की गद्दी पर बैठाएंगे। ऐसा डर लग रहा था सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ ने क्या किया, इसका इलाज, इसका उपचार करने के लिए उसने क्या किया कि अपने देश सोवियत संघ रूस से क्या कर दिया, समुद्री मार्ग के जरिए क्यूबा में खूब सारे मिसाइल रखवा दिए, परमाणु बम रखवा दिए, है ना, जितने भी प्रकार की मिसाइलें होती हैं सब सेट करवा दिया। सैनिक बहुत सारे भेज दिया कि अगर कभी भी अमेरिका इस पर हमला करेगा तो आसानी से हम उसका आक्रमण करते हैं, हम भी, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम भी उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इसको देखते हुए रूस के निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय तो ले लिया, अब आगे देखो क्या होता है। 1962 में क्रुश्चेव ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, और ये जो खबर है अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। अमेरिका जो देश था उसको, उसकी जो रडार लगे होते हैं जो पता करते रहते कि कहाँ क्या हलचल हो रही है, तो ये हलचल उसे पता कब चली, 3 हफ्ते बाद। उसे तब पता चला कि क्यूबा देश में सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अमेरिका को जैसे ही पता चलता है, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जैसे ही पता चलता है, तो कुछ भी गलत कार्य करने से रोकने का दे दिया। वो बोलता है कि अब देखो, कोई भी अगर ऐसा लगता है ना कि हमारे पड़ोस में ऐसा होगा तो तुरंत हम लोग हमला कर दें, ऐसा अमेरिका वाला बोलता है, जॉन एफ कैनेडी बोलते नहीं, अभी वहाँ पास कुछ गलत काम नहीं करना है, क्योंकि जस्ट उसी के कुछ दूरी पर हमारी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अगर हम कुछ भी हमला करते हैं तो वो तुरंत मिसाइल हमारा जो राजधानी है उस पर आक्रमण कर देंगे। तो दिया समुद्री मार्ग में आने वाली सोवियत संघ के जहाज़ों को। अब उसने इलाज क्या निकाला कि अमेरिका वाले ने क्या बोल दिया कि जितनी भी सोवियत संघ से क्या आती हैं, जितनी भी सोवियत संघ से आती हैं आपकी जहाज़ें आती हैं, तो हम लोग उससे क्या करते हैं, रोकते हैं। मैं आपको इसे मैप के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये है अमेरिका देश, ये है रूस, ठीक है। तो रूस जितनी भी यहाँ से जहाज़ भेज रहा था, बार बार ऐसे, तो अमेरिका वाले ने क्या बोला कि ये जो जहाज़ें आ रहे हैं ना, यहीं से संपर्क कर दो,
परंतु इस पर हमला मत करना, क्योंकि अगर आप इस पर हमला करोगे तो यहाँ पास हमारी राजधानी है, इस पर आक्रमण कर देगा ये। ठीक है, ऐसी बात करता है कौन? जॉन एफ कैनेडी बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब हो गया है ना, युद्ध होकर रहेगा। अब जो छोटे छोटे देश थे जैसे भारत जैसे चीन, ये सब ऐसे देशों को लग रहा था कि अब दो महाशक्तिशाली आपस में लड़ने वाली हैं। तो क्या हुआ कि सभी छोटे के छोटे देश हथियार इकट्ठा करने लग गए हैं कि अगर कभी भी अगर युद्ध होता है तो इससे हम भी लड़ सके, इसलिए हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। बड़े बड़े देश, छोटे छोटे देश सब युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, हथियार खरीदने लगते हैं, मिसाइलें खरीदने लगते हैं, है ना। इसलिए बोला गया कि जो ये शीत युद्ध था, ठीक है, तो इसे शीत युद्ध का जो मेन चरम बिंदु कब आया? जब क्यूबा का मिसाइल संकट आया। जब क्यूबा में मिसाइल इकट्ठा कर दी गई, रख दी गई, तब ऐसा लगा कि मेन जो शीत युद्ध का मेन जो पॉइंट है वो कौन है? क्यूबा का मिसाइल संकट ही है। परंतु जब अमेरिका और रूस ने बैठ कर इसमें विचार विमर्श किया तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग इसे युद्ध को करते हैं तो बहुत ज़्यादा हानि होगी। क्या होगा हानि? कि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर मैं परमाणु बम, अगर अमेरिका वाला परमाणु बम का विस्फोट करेगा तो सो रूस भी सीधी सी बात है कि विस्फोट करेगा। तो इस तरह में होगा क्या कि ना तो कोई हारेगा ना तो कोई जीतेगा। तो इस दुनिया को बचाने के लिए दोनों ने बोला कि हम इस पर सहमति आपस में बातचीत करके बोल दिए कि ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इससे पूरे विश्व को हानि पहुँच जाएगी, साथ ही साथ ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा। ठीक है, परंतु ये निर्णय लेता है कौन? आपका सोवियत संघ निर्णय लेता है। ठीक है, आगे चलकर मुख्य रूप से ये तो टल गया। तो जहाँ ये पास जो लोगों के मन में, जो छोटे छोटे देश के मन में आ रहा था कि क्यूबा मिसाइल संकट से बहुत ज़्यादा हानि होगी। ठीक है, तो ये टल कैसे गया कि दोनों देश समझदार, तो दोनों महाशक्तिशाली थे, वो सोच रहे थे कि अगर ये युद्ध होगा तो दोनों देश को हानि पहुँचेगी। ठीक है, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट आसानी से टल गया। फिर इसके बाद अपन लोग जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप लोग ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। जितने भी आ रहे हैं स्लाइड्स सब में आप लोग को क्वेश्चन दी गई हैं, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप यू आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये पार्ट इतने में आप लोग का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।